नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सैम्पलिंग मेथड्स टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सैम्पलिंग मेथड्स टॉपिक जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का एक पार्ट है जो कि स्टैटिस्टिक्स से संबंधित एग्जाम्स करवाए जाते हैं। उनमें ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे संबंधित कम से कम उस एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो पिछले वर्षों के एग्जाम्स करवाए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए और हमने इस पूरे कंसेप्ट को, सैम्पलिंग के कंसेप्ट को तैयार किया है और हम उसको अलग अलग भागों में बांटकर इसको स्टडी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अभी के इस टॉपिक के संबंध में। जो भी क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम पूछे गए थे, ये 2016 कंपाइलर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया, द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो है सैम्पलिंग सेव्स टाइम, मनी, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले हमें सैम्पलिंग क्या है उसको समझना होगा। सैम्पलिंग का कंसेप्ट क्या है ये समझना होगा। तो देखिए, सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक प्रकार से प्रोसेस है। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिवर्स से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। यूनिवर्स या पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, वहां से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो हमें तीनों का मतलब समझ में आना चाहिए कि सैंपलिंग, यूनिवर्स एंड सैंपल। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित जब इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित सारी यूनिट्स यदि हम हमारे स्टडी में शामिल कर लें तो वो स्टडी हमारी क्या कहलाती है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन स्टडी कहलाती है। परंतु उसमें से हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को सेलेक्ट कर लें और उसकी स्टडी हम करें तो वो कहलाती है आपकी सैंपल स्टडी। और जो हम ये सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसको हम एक प्रोसीजर के थ्रू सेलेक्ट करते हैं और वो जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, तो सैंपलिंग एक प्रोसेस है। दूसरा, यहां हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हमारे पॉपुलेशन की स्टडी हमें करनी है परंतु उसको हम सैंपल के आधार पर कर दें, जैसे हमने कहा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन से संबंधित बहुत बड़ा साइज है पॉपुलेशन का और उसकी हमें स्टडी करनी है, परंतु सैंपलिंग ने उसको क्या कर दिया, इजी कर दिया कि हम उस पूरे एरिया को कवर न करके उससे कुछ पार्ट जो है उसको सेलेक्ट करके हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सैंपलिंग ने किसके बेसिस पर किया, इसके क्या बेसिस है कि सैंपलिंग एप्लीकेबल है? तो उसके पीछे स्टैटिस्टिक्स के 2 रूल वर्क करते हैं। एक आपका स्टैटिकल रेगुलरिटी लॉ वर्क करता है और दूसरा आपका इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, महांक जड़ता नियम। ये दोनों रूल काम करते हैं तब जाके हम कोई सैंपल स्टडी कर पाते हैं। होता क्या, देखो, रेगुलेटरी लॉ क्या है, स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी लॉ क्या कहता है कि यदि हम रैंडम सैंपल किसी यूनिवर्स के यूनिवर्स से सेलेक्ट करते हैं और वो बड़ी संख्या में यदि हम करते हैं तो उस यूनिवर्स की सारी विशेषताएं औसतन रूप से उस सैंपल के अंदर आ जाती है, जो कि एक सैंपलिंग का आधार बन जाती है। भाई, सैंपलिंग का आधार ही इसलिए बनती है क्योंकि हम ये नियम लागू होता है और ये नियम ये कहता है कि यदि हम बड़े समूह से, एक यूनिवर्स है उसकी बड़ा समूह है, उसमें से यदि हमने रैंडम सैंपल के आधार पर कुछ यूनिट सेलेक्ट की और वो यूनिट्स बड़ी मात्रा में सेलेक्ट की तो उसमें उस यूनिवर्स के गुण आ जाएंगे, ये नियम कहता है। तो इस कारण से सैंपलिंग स्टार्ट हुई। दूसरा, इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, जो कि इस स्टैटिकल रेगुलेटरी रूल का सपोर्टिव है। ये नियम ये कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के अपेक्षा ज्यादा स्थिर होती है। तो ये यूं कहता है कि यूनिवर्स से आप क्या करें, सैंपल जो हैं उनकी संख्या जो है ज्यादा रखें, यूनिट्स ज्यादा रखें, ताकि आप और ज्यादा शुद्धता की तरफ बढ़ सकें। तो ये दोनों रूल वर्क करते हैं
तब जाके हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन की स्टडी जो है सैंपल के आधार पर कर सकते हैं। तो इट मींस यहां पर हम जब ऑब्जेक्टिव की बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारे सैंपलिंग के होंगे, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि एक तो हम क्या कर सकते हैं, सैंपल के आधार पर यूनिवर्स का जो मेजर है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा एस्टिमेशन कर सकते हैं हम किसका, यूनिवर्स के मेजर का। और यूनिवर्स का जो मेजर है वो क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। और दूसरा आपका जो सैंपल है, और सैंपल का जो मेजर है वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो हम इस स्टैटिस्टिक के आधार पर पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये जो एस्टिमेशन है वो 2 प्रकार से होता है, एक पॉइंट एस्टिमेट होता है और दूसरा आपका इंटरवल एस्टिमेट होता है। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब ये हुआ कि हमने सैंपल स्टडी के आधार पर, उसके स्टैटिक के आधार पर पैरामीटर का एस्टिमेशन किया, वो एक संख्या के रूप में, एक वैल्यू के रूप में किया, तो वो आपका पॉइंट एस्टिमेट हुआ। परंतु यदि हमने उसके लिए कोई सीमा, लिमिट्स बना दी, लोअर और अपर लिमिट, और ये कह दिया कि यूनिवर्स का जो पैरामीटर है वो इस लिमिट के अंदर आएगा, तो इसका मतलब हम इंटरवल एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर जो दूसरा उद्देश्य ये होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। सैंपल के आधार पर हम यूनिवर्स के बारे में जो निश्चित परिकल्पना है उसकी सत्यता की जांच करते हैं। हम सैंपल स्टडी करते हैं, हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स में भी ऐसा ही होगा। उसकी परिकल्पना की जब हम विस्तृत रूप से जांच करते हैं, टेस्ट लगाकर रिजल्ट्स निकालते हैं, तो वो स्टडी जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट होती है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक अपने आप में अलग टॉपिक है, उसका हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पर यहां पर हमें दोनों उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहला सैंपलिंग का उद्देश्य क्या है। चूंकि हम पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन का एस्टिमेट करेंगे। दूसरा, हम यहां पर सैंपल स्टडी के आधार पर जो यूनिवर्स के बारे में जो निश्चित परिकल्पना हमने निर्धारित की है उसकी सत्यता की जांच करेंगे, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। ये दोनों ही उद्देश्य हमारे किसके हैं, आपके सैंपलिंग के उद्देश्य हैं। चौथा, यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि सैंपलिंग के पीछे स्टैटिस्टिक्स के कौन से रूल वर्क करते हैं। तो सबसे पहला स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी रूल वर्क करता है, और दूसरा इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर जो लॉ है वो आपका इसके पीछे वर्क करता है। यहां पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी होगी कि यूनिवर्स के अंदर जो यूनिट्स हैं उनको जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक सैंपल के रूप में, तो वो सैंपल के अंदर जो चुनी गई इकाइयां हैं वो सैंपलिंग यूनिट्स कहलाती है। ठीक है, कभी क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हैं कि सैंपलिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है। आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहां पर, जो दूसरा क्वेश्चन था वो सैंपलिंग सेव्स टाइम एंड मनी। देखिए, दोनों ही सेव करता है, क्योंकि एक, यदि हम बात करें कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पॉपुलेशन में 500 यूनिट है और मैं उन 500 यूनिट की जगह केवल 100 यूनिट की स्टडी कर रहा हूं सैंपल के रूप में, तो हम जाएंगे, हम जानते हैं कि इससे टाइम भी सेव होगा और मनी भी सेव होगी। तो दोनों ही उत्तर जो है आपके, इस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो कि पहला क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दूसरा जो उत्तर है उसका भी क्या आंसर होगा आपका, बहुत, इसका ये उत्तर हो जाएगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टाइम एंड मनी दोनों ही सेव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सैंपल। जब सैंपल की साइज को हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स हमें प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला यहां ऑप्शन दिया है पॉपुलेशन साइज, बिल्कुल सही है कि पॉपुलेशन साइज अपने आप में प्रभावित करती है। दूसरा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड परमिजेबल एरर। तीसरा, हेट्रोजिनिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर इन चारों के ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। हमें पता होना चाहिए इस पॉपुलेशन की साइज, तभी जाके हम सैंपल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड परमिजेबल एरर। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे, बाद में हम जब डिस्कस करेंगे उस समय इस पॉइंट को मैं और क्लियर कर दूंगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है और परमिजेबल एरर क्या होती है, टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप सेकंड एरर कौन सी होती है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। परंतु अभी हमें ध्यान होना चाहिए सेकंड ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा, हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की हेट्रोजिटी का मतलब होता है विषमता,
कि उस पॉपुलेशन के अंदर अलग मतलब विभिन्न प्रकार के यूनिट्स इंक्लूड है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बहुत ज्यादा विषम है। तो ये तीनों ही पॉइंट को कंसीडर करना होगा जब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो चौथा जो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रैंडम सैंपलिंग। ये कंपाइलर 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग ये जो है दो प्रकार से हम सैंपलिंग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन जो है वो इससे हो जाएंगे। आइए, तो हम सैंपलिंग जो करते हैं, सैंपलिंग टेक्निक जो है दो प्रकार की सैंपलिंग टेक्निक है आपके लिए। सबसे पहले जो है आपकी जिसे हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग, और दूसरी जो आपकी होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। देखिए रैंडम सैंपलिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है, नंबर वन प्रॉपर्टी, एक तो ये प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। दूसरी ये काफी हद तक जो बाइसनेस होती है उससे दूर होती है। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि यहां पर यूनिवर्स से जो हम यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं तो सभी यूनिट्स के चयन होने की, सभी यूनिट्स के चयन होने की समान संभावना होती है। ये तीनों ही प्रॉपर्टी वर्क करती है, तो हम कहते हैं कि ये जो सैंपलिंग की टेक्निक है वो किस प्रकार की है, रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक है। परंतु यदि इन तीनों में से कोई भी टेक्निक जो है आपके प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, इसका मतलब वो नॉन रैंडम सैंपलिंग है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंडम सैंपलिंग में कौन सी आती है, नॉन रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन सी आती है, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो मैं इसको यहां पर आपको बता देता हूं। रैंडम सैंपलिंग के अंदर सबसे पहली सिंपल रैंडम सैंपलिंग आती है। इसे हम अनरेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से ओपन होती है, यानी यूनिवर्स की जितनी भी इकाइयां, यदि 500 यूनिट्स है तो जब इस सैंपलिंग मेथड का हम चयन करते हैं तो उसमें से 500 यूनिट के इक्वल चांस होंगे सिलेक्शन के। बायसनेस यहां पर मात्रा बहुत कम होती है, पर्सनल बायसनेस नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, परंतु यहां पर जो पर्सनल बायसनेस की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जो क्वालिटी है वो क्या है कि यहां पर जो हम सिलेक्शन करते हैं सैंपल का, उसमें प्रत्येक यूनिट के चयन होने की पूर्ण संभावना रहती है। और एक जब यूनिट चयन करते हैं तो दूसरी यूनिट जो है चयन करने में स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस नहीं रहता, इंटरडिपेंडेंस नहीं रहती, यहां पर फ्री रहती है। दूसरा यहां पर जो सैंपलिंग होती है वो होती है आपकी रेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। रेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की आपकी सैंपलिंग आती है, जिसमें सबसे पहला सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड या मिक्स्ड सैंपलिंग, तीसरी मल्टी स्टेज, चौथी क्लस्टर, पांचवी टू फेज,
और एक आपका सिक्वेंशियल या एक्सेप्टिंग सैंपलिंग। और नॉन रैंडम सैंपलिंग में सबसे पहली आपकी पर्पजिव, दूसरी कन्वीनियंस, तीसरी कोटा सैंपलिंग, चौथी सेल्फ सेलेक्टेड। ये जो है आपकी सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। तो इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंडम कौन सी, नॉन रैंडम कौन सी। तो मैंने आपको बता दिया कि रैंडम के अंदर क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, दूसरा आपका हर एक यूनिट को चयन होने की पूर्ण संभावना रहती है, और तीसरी जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है कि ये जो आपकी प्रोसीजर है, बायसनेस जो है काफी हद तक कम होती है। और नॉन रैंडम में वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगी, दूसरा यहां पर सुविधा अनुसार सैंपल का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यानी जो रैंडम की जो प्रॉपर्टीज है वो नॉन रैंडम में नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी कहलाएगी, नॉन रैंडम मेथड्स जो है सैंपलिंग के कहलाएंगे। आइए हम अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वहां पर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं इनका। जैसे जो 4th नंबर का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। जैसे कि पर्पजिव सैंपलिंग नॉन रैंडम है, कोटा सैंपलिंग बिल्कुल नॉन रैंडम है, कन्वीनियंस सैंपलिंग बिल्कुल नॉन रैंडम है, और क्लस्टर आपकी रैंडम सैंपलिंग होती है। रैंडम में भी रेस्ट्रिक्टिव रैंडम सैंपलिंग होती है। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपके कंपाइलर में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, हमने रैंडम सैंपलिंग के बारे में पढ़ा, तो स्ट्रेटिफाइड उसके बारे में पढ़ा, बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड उसमें सैंपलिंग होती है। दूसरा आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी होती है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग भी होती है, और चौथा उसका ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन यदि हमें नाम पता होंगे तो वैसे ही सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रैंडम सैंपलिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज, क्या कहलाती है नॉन रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड सेंसस। देखिए नॉन रैंडम है ना, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाएगी। इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द स्कोप ऑफ सैंपल सर्वे डिपेंड्स। सैंपल सर्वे का जो स्कोप के बारे में बात कर रहा है, तो ये इसमें ऑप्शन दिए, द ऑब्जेक्टिव, अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो आपके सही माने जाएंगे, क्योंकि सैंपल सर्वे जब हम करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य के लिए हम सैंपल सर्वे कर रहे हैं। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम आपके पास अवेलेबल है अथवा नहीं, वो भी आपका एक मैटर करता है। रिसोर्सेज, भाई हमारे पास सोर्सेज, मनी कितनी है, उसके पैसे कितना लगा सकते हैं हम उसके ऊपर, कितने संसाधनों को व्यय कर सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को कंसिडर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है जब हम सैंपल सर्वे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द साइज ऑफ सैंपल डिपेंड्स ऑन। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले भी पूछा था, तो यहाँ पूछा है साइज ऑफ यूनिवर्स, यानी पॉपुलेशन की साइज की बात कर रहा है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कितनी शुद्धता में चाहिए। रिसोर्सेज अवेलेबल कितने, ऑल ऑफ द अबव, तो सीधा ऑप्शन यहाँ पर 4th हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, यह क्वेश्चन पूछा गया है, उन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है जब समग्र स्पष्ट रूप से परिभाषित न हो और प्रतिचयनित इकाइयां भी स्पष्ट न हो। यह मतलब पूछ रहा है कि वो सैंपलिंग कौन सी है जिसके अंदर यूनिवर्स इज नॉट वेल डिफाइंड, यूनिवर्स वेल डिफाइंड नहीं होता, साथ ही साथ सैंपलिंग यूनिट विच आर ऑल्सो नॉट डिस्टिंक्ट, वो भी स्पष्ट रूप से नहीं होती। तो इसके अंदर जो आपका सही उत्तर होता है वो, जैसे हम बात करें कन्वीनियंस सैंपलिंग, ये जो उत्तर होता है इसका वो क्या होगा, ए उत्तर हो जाएगा। कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर यूनिवर्स और जो सैंपलिंग यूनिट है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। कोटा सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं,
पूरी जो पॉपुलेशन है उसको हम कुछ क्वालिटी के आधार पर अलग अलग एरिया में बांट लेते हैं और देन उसके आधार पर हमारी सुविधा अनुसार उसमें सैंपलिंग कर लेते हैं। एक्सटेंसिव सैंपलिंग हमें कहती है कि यूनिवर्स का मैक्सिमम प्रोपोर्शन लगभग 90% जो पार्ट है वो सैंपलिंग के रूप में आप सेलेक्ट कर लीजिए। और पर्पजिव सैंपलिंग कहती है हमारे उद्देश्य अनुसार, हमारी सुविधा के अनुसार, है ना, जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी इच्छा पर वो चाहे जिसको सैंपल की यूनिट्स के रूप में चयन कर सकता है। तो यहां पर जो ए उत्तर है वो करेक्ट होगा। यहां पर एक फीचर भी क्लियर होना चाहिए आपका कन्वीनियंट सैंपलिंग के आधार पर। ये कन्वीनियंट सैंपलिंग संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उसके अंदर यूनिवर्स और सैंपल दोनों ही स्पष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सैंपलिंग फ्रेम से संबंधित है। देखिए हमने सैंपलिंग यूनिट्स के बारे में बात की थी। सैंपलिंग यूनिट्स क्या है कि यूनिवर्स से जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया और सैंपल के अंदर जो यूनिट्स है वो सैंपलिंग यूनिट्स कहलाती है। परंतु जो सैंपलिंग यूनिट्स का आधार होता है यानी कि बेस जो है ना, वो क्या कहलाती है? सैंपलिंग फ्रेम कहलाती है। जैसे इसमें ऑप्शन दिए मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल, मेथड्स ऑफ ड्राइंग सैंपल, दूसरा लिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ सैंपल। यस, लिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ सैंपल यानी सैंपल यूनिट्स की जो लिस्ट है वो आपके लिए क्या होगी? सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगी। ध्यान रहे ये, ठीक है। जैसे हमें कोई विधानसभा के जो चुनाव है उसके संबंध में कोई स्टडी करनी है तो वोटर लिस्ट हो गई। हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस के संबंध में अगर कोई स्टडी करनी है तो लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड। तो लिस्ट क्या हुई? अपने आप में एक फ्रेम हो गई और उसके अंदर जो अलग अलग हाउस होल्ड्स होंगे वो क्या होंगे? जो सैंपल के रूप में चयन किए जाएंगे वो उसकी क्या हो जाएगी? सैंपलिंग यूनिट्स हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। When each member of a population has an equally likely chance of being selected, this is called। यानी ये पूछ रहा है जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुनाव होने का अवसर समान हो तो क्या कहलाएगा? अभी हमने सिंपल रैंडम सैंपल की बात की, उसमें कहा कि हर यूनिट का सिलेक्शन होना की पूर्ण संभावना होती है, कोई सी भी यूनिट सेलेक्ट की जा सकती है। तो ये पूछा गया इसने क्या वो नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाएगी? बिल्कुल नहीं, नॉन रैंडम नहीं कहलाएगी। स्नोबॉल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी की बात करता है, नियम की बात करता है और रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहा है, यानी कि फोर्थ जो है उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की क्या क्वालिटी होती है? पूछा है ईच पॉसिबल सैंपल टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पिक्ड। यानी ये कह रहा है कि किसी भी यूनिट के चयन होने की समान जो है संभावना होती है। साथ ही ऑल एन आइटम ऑफ सैंपल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन सिलेक्शन। जब एक यूनिट सेलेक्ट की जाती है तो दूसरी यूनिट सारी क्या होती है? स्वतंत्र रहती है। तो एक दूसरे से जो है यूनिट्स जो है वो स्वतंत्र रहती है और सभी यूनिट्स के चयन होने की पूर्ण संभावना होती है। तो ये दोनों क्वालिटी जिसमें होगी वही क्या कहलाएगी? अनरेस्ट्रिक्टेड या सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाएगी। तो यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन 13। सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज नॉट प्रिफर्ड व्हेन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग कब हम प्रिफर नहीं करते हैं? देखिए हमने कहा दो चीजें, यहां पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि पॉपुलेशन इज होमोजेनियस और दूसरा है पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। यदि पॉपुलेशन होमोजेनियस होगा तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो है वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा। और जब रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब जितनी यूनिट्स है उनमें से रिप्रेजेंटेटिव जो यूनिट्स है वो हमें इजीली अवेलेबल है, इट मींस यहां पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वर्क करेगा। परंतु जब हेट्रोजेनिटी ज्यादा है तो उस केस में सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वर्क नहीं करके जो दूसरे इसके एस्पेक्ट है जैसे रेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग जो तरीके हैं वो हम ऑटोमेटिक वर्क करने स्टार्ट करेंगे। तो यहां जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन इज होमोजेनियस, देन ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 14। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, निर्दिष्ट रुचि की विशेषता रखने वाले सभी संभावित अवलोकनों को एकत्रित करना क्या कहलाता है? ये क्या कह रहा है कि ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन, ये कह रहा है कि मतलब हमारे इन्वेस्टिगेशन से संबंधित सभी को हम सेलेक्ट करो। अब सभी को सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब ही हम क्या कर रहे हैं? सैंपल स्टडी कर ही रहे हैं, हम तो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कोई सैंपलिंग टेक्निक ना आकर सीधा ही पॉपुलेशन जो है इसका उत्तर हो जाएगा कि अगर यदि हमने ऑब्जर्वेशन सभी को शामिल कर दिया इट मींस हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे और अगले हम जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? रैंडम सैंपलिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज। रैंडम सैंपलिंग क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाएगी
या सेंसस कहलाएगी। तो यहाँ पर जो रैंडम सैंपलिंग है वो क्या कहलाती है, दूसरा नाम उसका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम इस लेक्चर को रखते हैं। यहां अभी तक आपने इन 15 क्वेश्चन के अंदर जो समझा उसको मैं ब्रीफ कर देता हूं। इसके अंदर आपने समझा है सैंपलिंग एक टेक्निक है, सैंपलिंग एक प्रोसेस है जिसके आधार पर हम यूनिवर्स से जो स्टडी हम करना चाह रहे हैं उससे सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, और सैंपल के अंदर जो यूनिट सेलेक्ट की जाती है वो सैंपलिंग यूनिट्स कहलाती है, और यूनिट्स की जो लिस्ट होती है वो सैंपलिंग फ्रेम कहलाती है। साथ ही ये सैंपलिंग किन लॉ के पीछे वर्क करती है, तो स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी जो लॉ है वो, और दूसरा आपका इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों ही लॉ वर्क करते हैं तब जाके सैंपलिंग वर्क करती है। जो स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी लॉ में क्या कहता है कि यदि रैंडम सैंपल हम करते हैं यूनिवर्स में सैंपल सिलेक्शन के लिए, तो उसके और बड़ी संख्या में जब हम सैंपल सेलेक्ट यूनिट्स लेते हैं तो उस केस में उस यूनिवर्स की जो औसतन विशेषता है वो किस में आ जाती है, आपके सैंपल में आ जाती है। और इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि बड़ी संख्या जो है अपेक्षाकृत छोटी संख्याओं से ज्यादा स्थिर रहती है। इसलिए हमें यदि एक्यूरेसी चाहिए हमारे रिजल्ट्स के अंदर तो हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या में आपको सैंपल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और साथ ही आपने यहां देखा कि जो सैंपलिंग है उनको टेक्निक जो है उनको दो भागों में बांटा गया। एक रैंडम की बात की हमने, एक नॉन रैंडम की बात की। रैंडम के अंदर हमने बात की कि 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी का नियम वर्क करता है, साथ ही साथ हर एक यूनिट के चुनने के चांसेस इक्वली रहते हैं, और तीसरा जो इसका पार्ट है इसमें कुछ हद तक पर्सनल बायसनेस कम होती है। ये तीनों ही प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक के अंदर आती है। और इसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं, तो हमने कहा अनरेस्ट्रिक्टेड या सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात की। रेस्ट्रिक्टेड के अंतर्गत हमने सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, फिर आपकी मल्टी स्टेज सैंपलिंग और 2 फेज सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, और लास्ट जो हमने बात की सीक्वेंशियल सैंपलिंग के बारे में बात की। तो ये सारी ही रैंडम सैंपलिंग के पार्ट हो गए। और नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर हमने कहा कि पर्पजिव सैंपलिंग, जिसमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेटर अपनी इच्छा अनुसार सैंपल को सेलेक्ट करता है। दूसरा आपकी कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसके अंदर हमें यूनिवर्स अस्पष्ट होता है, साथ ही साथ सैंपलिंग यूनिट्स के बारे में भी सूचना अस्पष्ट होती है। तीसरा आपकी कोटा सैंपलिंग। चौथा आपका सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग जो हमने डिस्कशन की। ये सारी जो है सैंपलिंग के पार्ट हो गए। ठीक है, अब ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और आगे जो सैंपलिंग के अलग अलग जो हमने पार्ट दिए हैं उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।